All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the financial statements of limited company. After all the discussion regarding limited company, why limited companies are formed, how limited companies are formed, what do we mean by shares, how many types of shares are there, शेयर्स की कैरेक्टर्स क्या हैं, हमने फिर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, स्टॉक मार्केट के बारे में अंडरस्टैंड किया, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में अंडरस्टैंड किया, और हमने लास्ट क्लास में ये अंडरस्टैंड किया कि सर हर लिमिटेड कंपनी को बाय लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज आ जाती है इनकम स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत थॉरली, बहुत डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया था कि सर इनकम स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाई जाती है। हमने जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, उस इनकम स्टेटमेंट, उन बिजनेसेस की इनकम स्टेटमेंट और लिमिटेड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है, हमने बहुत डिटेल में इसको लास्ट क्लास में कवर किया है। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि सर यहां हमारे पास लिमिटेड कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं विच विच आर ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग में आ जाते हैं। और फिर ये भी पढ़ा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरीज। हम उसे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डिवाइड करते हैं। फिर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, यह आ जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। और ये प्रॉफिट है कंपनी का, दिस बिलोंग्स टू कंपनी। कंपनी इसमें सबसे पहले पिछले सालों के रिटेन अर्निंग्स को, रिटेन प्रॉफिट्स को एड बैक कराता है। उसके बाद कंपनी जो है वो इसमें से जनरल रिजर्व में पैसे साइड करते हैं और डिविडेंड्स पे करते हैं। ये भी लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये जो डिविडेंड्स पे किए जा रहे हैं सर, ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें हम वापस नहीं खरीद सकते, उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। तो ये लास्ट क्लास में हम थॉरोली इसको डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास जो स्टार्ट होने जा रही है, फोकस कीजिएगा। हालांकि यहां लिखा हुआ है नंबर 2 इज a statement of changes in equity and नंबर 3 is a statement of financial position। बहुत गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने, ये देख लीजिएगा, आपके सामने यहां पर एक पेज छोड़ रहा हूं। आई एम लीविंग दिस पेज, मैं इस पेज को छोड़ रहा हूं, लेकिन यहां पर आपके सामने हेडिंग लिख देता हूं कि यहां पे टेक्निकली हम क्या कंप्लीट करेंगे, यहां पर हम क्या बनाएंगे। फोकस कर लीजिएगा सर, यहां पर आएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ, यहां पर आएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फोकस कर लीजिएगा, यहां आएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम यहां बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन यहां पर मैं बाद में आऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे मैं बाद में आऊंगा। पहले आपके सामने मैं सीधा जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैं आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने लिमिटेड कंपनी की, समाना एंटरप्राइजेस की, हमने इनकम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड की।
अब ऐसे ही हम समाना इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये रहा बेटा, ये ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जगह छोड़ दी है ऊपर, ऑलरेडी ऑलरेडी छोड़ दी है। कितना क्लियरली बताया अभी थोड़ी देर पहले कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां बनाएंगे। मुझे क्लास पे टेंशन चाहिए, सारा फोकस। दिस इज राइट, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास के दौरान। ऑलराइट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की ये जगह छोड़ दी है। थोड़ी देर बाद आऊंगा यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आऊंगा यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोकस कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट टेल्स अस वंस अगेन, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, इट टेल्स अस हाउ मच बिजनेस इज वर्थ। बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस की वर्थ, ये हमें पता चलती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। और सर वी ऑल नो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हमारे पास वही 3 कॉलम्स बनते हैं। सेम 3 कॉलम्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या लिमिटेड कंपनी हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या लिमिटेड कंपनी हो, नॉन करंट एसेट्स वही रहेंगे हमारे। दोज एसेट्स विच हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो लिमिटेड कंपनी के पास भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, फिक्सचर फिटिंग्स, मशीनरी, कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मौजूद होंगे, आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। फिर हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट्स, मैंने आप लोगों को एक, अगर मैं रीकैप कराऊं, बिल्कुल शुरू में जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जब हम अकाउंटिंग में सिर्फ थ्योरी पढ़े थे कि सर एसेट ये होता है, लाइबिलिटी ये होती है, राइट, एसेट ये होता है, लाइबिलिटी ये होती है, ड्राइंग्स, कैपिटल, जब हम बिल्कुल अर्ली स्टार्ट लिया था हमने क्लासेस का, ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो सर हमने यहां पे करंट एसेट्स में ये आइडेंटिफाई किया था कि 5 करंट एसेट्स होते हैं: कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल और इन्वेंट्री। अंडरस्टैंड कीजिएगा, चाहे सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या लिमिटेड कंपनी हो, करंट एसेट्स यही रहेंगे हमारे पास: कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। बस यहां पे प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाएगा। लिमिटेड कंपनी में प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाता है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन लिमिटेड कंपनी में हमारे पास प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाता है। सर क्या फर्क आ जाता है, नोट कीजिएगा। हम सबसे पहले करंट एसेट्स में लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स, अब आप अंडरस्टैंड करो, टेक्निकली ये है कैश एंड बैंक, टेक्निकली ये है कैश एंड बैंक। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, सर बैंक। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, इससे पहले जो हमने लीगल स्ट्रक्चर पढ़े हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के, वहां हम कैश के साथ बैंक अलग लिखते थे। करंट एसेट्स में कैश लिखते थे और फिर बैंक अलग लिखते थे। यहां हम एक साथ लिखते हैं, कैश एंड बैंक नहीं लिखते। इसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज बैंक, ये बैंक है सर। ठीक हो गया, तो कैश और बैंक एक साथ लिख दिया गया। इसके बाद आता है हमारे पास, नोट कीजिएगा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल एक साथ लिखे जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल एक साथ लिखे जाते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल हम यहां पर एक साथ लिखते हैं।
सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, इससे पहले हमने अलग अलग लिखना सीखा। यहां हम एक साथ लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल मिलाकर एक नाम से लिखेंगे। चाहे जितने रिसीवेबल्स हों, जितने अदर रिसीवेबल्स हों, सब एक साथ लिखे जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री। ये देखिएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री। तो वहां पर हम पांचों एसेट अलग अलग लिखते हैं। यहां पांचों करंट एसेट्स को तीन हेडिंग्स में लिख दिया जाता है। कैश एंड बैंक एक साथ लिखा जाता है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल एक साथ लिखा जाता है, और इन्वेंट्री अलग से लिखी जाती है। तो करंट एसेट्स वही है हमारे पास। आप नोट करें, हमारे करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं है। आपको नॉन करंट एसेट्स का टोटल यहां मिल जाएगा, और आपको करंट एसेट्स का टोटल यहां मिल गया। ये मिलाकर हो गए टोटल एसेट्स। देख लीजिए, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम बनती नहीं है, यहां तक कोई कंफ्यूजन बनती नहीं है। ये काम आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में करते आए, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ। कैश और बैंक एक साथ लिख दिया, ट्रेड और अदर रिसीवेबल एक साथ लिख दिए, दैट इज इट। बाकी उनकी वर्किंग सब कुछ एज इट इज होगी। अब चलते हैं जो लिमिटेड कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेक्शन आने जा रहा है। फोकस कीजिएगा सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फोकस कीजिएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब हमें पता है कि सर टोटल एसेट्स को हम हमेशा इक्वल करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग लिखूंगा इक्विटी। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, सोल ट्रेडर में एक ही ओनर होता था, उसके इक्विटी सेक्शन की वर्किंग होती थी ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, एड एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स, विच विल गिव अस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग इक्विटी। अगर मैं आपको एसओएफपी का फॉर्मेट ओपन करके दिखा सकूं सोल ट्रेडर का, ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए आपका, तो आप देख लें। इक्विटी ऑफ अ सोल ट्रेडर, इक्विटी ऑफ अ सोल ट्रेडर, ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, लेस लॉस, एड एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग इक्विटी आ गई। और ये आप सब ने बहुत डिटेल में और सुकून इत्मीनान से पढ़ा हुआ है। सोल ट्रेडर के बाद और लिमिटेड कंपनी से पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप की भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टैंड की। हमने पार्टनरशिप बिजनेस की भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टैंड की। और फोकस कीजिएगा, हमने उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यह अंडरस्टैंड किया कि सर इक्विटी ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये देखिएगा ये लिखा हुआ, इक्विटी ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इसका मतलब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के इक्विटी सेक्शन में फर्क आया था। आपको यह बताता चलूं कि लिमिटेड कंपनी की इक्विटी में भी फर्क है, लिमिटेड कंपनी की इक्विटी में भी, लिमिटेड कंपनी की इक्विटी में भी फर्क है। सर क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैं यहां आपके सामने, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, मैं यहां आपके सामने एक थ्योरी लिखने जा रहा हूं। हम यहां पे थ्योरी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन द इक्विटी सेक्शन of a limited company as compared to sole trader
एंड पार्टनरशिप। 100% ज्ञान इसमें शेयर कैपिटल के साथ और भी चीजें आएंगी, तो आप फोकस कीजिएगा। बिल्कुल शेयर कैपिटल यहां आएगा और शेयर कैपिटल के अलावा और भी चीजें आएंगी, फोकस कीजिएगा। सर मैं यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं, इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। फोकस कीजिएगा, इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी के। सर लिमिटेड कंपनी का इक्विटी सेक्शन में क्या क्या आता है एंड व्हाई इट बिकम्स सो डिफरेंट फ्रॉम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। नोट कीजिएगा, यहां पे डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं। द इक्विटी सेक्शन, द इक्विटी सेक्शन of a limited company comprises of two main parts। सर लिमिटेड कंपनी का इक्विटी सेक्शन दो मेन चीजों पे डिपेंड करता है। लिमिटेड कंपनी का इक्विटी सेक्शन दो मेन चीजों पे डिपेंड करता है। दो मेन पार्ट्स हैं लिमिटेड कंपनी की इक्विटी सेक्शन में, दो मेन चीजें हैं। क्या क्या सर? नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। नंबर वन, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। एंड नंबर टू, रिजर्व्स। अब आप देखें, पहला आ गया हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल, और दूसरी चीज आ गई हमारे पास रिजर्व्स। अच्छा मजे की बात, हो सकता है इस वक्त आपके जहन में, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में, जो स्पेशली जिन्होंने लिमिटेड कंपनी इससे पहले कभी नहीं पढ़ी और पहली दफा ही लिमिटेड कंपनी पढ़ रहे हैं, तो उनके जहन में एकदम से कनेक्ट करेगा, सर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो सुन लीजिएगा, जनरल रिजर्व is just one of the reserves that company could have. General reserve is just one of them, but it is true कि जनरल रिजर्व यहां आएगा, लेकिन जनरल रिजर्व के अलावा और भी रिजर्व्स हैं। सर कौन से रिजर्व्स हैं? थोड़ा सा सब्र करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी कंप्राइजेज ऑफ टू मेन पार्ट्स, इशूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो आप देखते जाइएगा मैं कैसे साथ साथ एसओएफपी भी कंप्लीट करते चले आऊंगा। मैं आपके साथ साथ एसओएफपी भी कंप्लीट करते चले आऊंगा। नोट कीजिएगा सर, इक्विटी सेक्शन में, लिमिटेड कंपनी के इक्विटी सेक्शन में दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, शेयर, चलो पूरी बात लिखेंगे, जब हम पूरा पूरा डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर बात भी पूरी लिखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो फोकस कीजिएगा, इक्विटी में दो चीजें हैं, लिमिटेड कंपनी की इक्विटी में दो चीजें, इशूड शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। अब चलते हैं जरा इशूड शेयर कैपिटल को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इशूड शेयर कैपिटल? व्हाट डू वी मीन बाय इशूड शेयर कैपिटल? फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर इशूड शेयर कैपिटल पे अगर बात करूं मैं यहां पे, इशूड शेयर कैपिटल means that, means the, या states, issued share capital states the amount of money that a company
has raised so far by selling shares। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर एक चीज लाजमी मेंशन करूंगा, लाजमी मेंशन करूंगा एक चीज यहां पे। Issued share capital states the amount of money that a company has raised so far by selling shares। नोट कीजिएगा, issued share capital यहां पे लिख रहा हूं, issued share capital, issued share capital is always calculated by using par value। अब ये बात आप सबको पढ़ा चुका हूं बिल्कुल शुरू में, कि सर जब कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं तो रजिस्ट्रार के पास पहुंचा जाता है, और रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रार को अपनी शेयर की वैल्यू बताई जाती है कि हमारी कंपनी का एक शेयर इतने रुपए का, इतने डॉलर का होगा, ये वैल्यू होगी। उस वैल्यू को कहते हैं पार वैल्यू। तो इश्यूड शेयर कैपिटल हम हमेशा पार वैल्यू के थ्रू निकालते हैं। इसमें एक और नोट, एक और चीज भी ऐड करूंगा। issued share capital, issued share capital can consist of both, can consist of both ordinary capital and irredeemable या नॉन redeemable and non redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सर इश्यूड शेयर कैपिटल में हमारे पास दोनों शेयर्स कैपिटल आ सकते हैं, और दोनों कैपिटल आते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी आता है और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो वापस नहीं खरीद सकते हम। कंपनी ने एक दफा बेच दिया तो बेच दिया, अब कंपनी बाउंडेड नहीं है, ना बायर बाउंडेड है कि वो कंपनी वापस खरीदे। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो वो कैपिटल नॉन रिडीमेबल का वो भी इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट बनता है, लेकिन आपके एएस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके एएस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, क्यान हैज अ क्वेश्चन राइट नाउ। सर मार्केट प्राइस पर अगर शेयर परचेज करते हैं तो एसओएफपी में पार वैल्यू क्यों यूज करते हैं? अच्छा क्यान, इसका आंसर आपको इसका आंसर आपको लेटर ऑन मिलेगा। डोंट वरी, आप लोगों को इसका आंसर लेटर ऑन मिलेगा, और बहुत सुकून इत्मीनान से मिलेगा, बहुत सुकून इत्मीनान से मिलेगा। कि सर फिर वो मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट होगी, तो वो मार्केट वैल्यू क्या क्या हुआ, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, थोड़े टाइम में मिल जाएगा। बहरहाल यहां पर आपको ये नोटिफाई करा दिया गया कि वी डोंट यूज मार्केट वैल्यू, वी डोंट यूज मार्केट वैल्यू ओवर हियर, रादर हम यहां पर इश्यूड शेयर कैपिटल के लिए हमेशा पार वैल्यू यूज करेंगे। नोट कर लेना, मैं आपके सामने यहां पर शो कर देता हूं, मेंशन कर देता हूं, दिखा देता हूं कि हम किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं। नोट कीजिएगा, हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इशूड, या फिर हाँ, इशूड शेयर कैपिटल, और इसमें मेंशन करेंगे हम ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी आपको ये भी बता दूं कि अभी अभी फिर रिपीट कर दूं, redeemable and non-redeemable preference share are not part of your numerical workings
दे आर ओनली पार्ट ऑफ योर थियोरेटिकल वर्किंग, आपको उनकी सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए एएस लेवल्स पे। तो यहां पर हम नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को नहीं काउंट करूंगा मैं फॉर्मेट में। और मिसाल के तौर पे ऑर्डिनरी की जो पार वैल्यू है, अगर 1 रुपए का है तो यहां इसके साथ 1 रुपया लिखेंगे, 2 रुपए का है तो 2 रुपए लिखेंगे, 5 रुपए का है तो 5 रुपए लिखेंगे। हमारे पास क्योंकि वैल्यूज आती हैं डॉलर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आती हैं डॉलर फॉर्म में, फोकस कर लीजिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं $1 ऑर्डिनरी शेयर। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंपनी का एक शेयर $1 की पार वैल्यू का है, पार वैल्यू। आपको पार वैल्यू एसओएफपी से मिल जाती है, आपको पार वैल्यू एसओएफपी से मिल जाती है। तो $1 ऑर्डिनरी शेयर। और ये नोट कीजिएगा, मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है 10 लाख, ये देख लीजिएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने एज ऑफ राइट नाउ, कंपनी ने एज ऑफ राइट नाउ 10 लाख के पार वैल्यू के शेयर बेच दिए, 10 लाख की पार वैल्यू के शेयर्स बेच दिए हैं। और उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल। जरा आप लोगों को एक दफा इशूड कैपिटल के भी रीकैप पे लेके चलता हूं। ये देखिएगा, आप लोगों को ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल पढ़ाया था, तो ये देखो इशूड कैपिटल पे क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी that have been raised by selling shares। शेयर्स बेच के कंपनी कितना पैसा रेस कर चुकी है एज ऑफ राइट नाउ, अब तक एज ऑफ राइट नाउ शेयर बेच के कंपनी कितना पैसा रेस कर चुकी है। दिस कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल के बराबर होगा, बट कैन नेवर बी मोर देन दैट, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, उसके कम हो सकता है। इशूड कैपिटल ऑथराइज से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अ कंपनी कैन नेवर रेज फाइनेंस मोर देन ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर्स नहीं बेच सकते। इट इज इश्यूड कैपिटल विच इज यूज व्हेन वैल्यूइंग शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। देखो ये चीज आप लोगों को पहले जो है वो बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, एक दफा दोबारा बता देता हूं इब्राहिम, कोई मसला नहीं है बेटा। एक होता है ऑथराइज कैपिटल हमारे पास विच इज मैक्सिमम कैपिटल, जो कंपनी पैसा बना रेस कर सकती है शेयर बेच के, मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल। उसमें से कंपनी ने जितना बेच दिया है एज ऑफ राइट नाउ उसे कहते हैं इशूड कैपिटल, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। तो याद रखिएगा ऑथराइज कैपिटल लिमिट है, लिमिट, इशूड कैपिटल उस लिमिट में होगा। तो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इशूड कैपिटल यूजुअली इट इज लेस देन ऑथराइज कैपिटल, यूजुअली इट इज लेस देन ऑथराइज कैपिटल। It can be equal to authorized capital, but it can never be more than authorized capital. Is this clear, Ibrahim? बात समझ आ गई बेटे दोबारा? परफेक्ट। तो अब आप नोट करें, और देखो ये आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, सब लोग जरा आखिरी स्टैरिक देखो। इट इज इश्यूड कैपिटल, इट इज इश्यूड कैपिटल विच इज यूज्ड व्हेन वैल्यूइंग शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो ये देखो ना, कंपनी का शेयर कैपिटल वैल्यू करते हुए हम इश्यूड शेयर कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो सर इश्यूड शेयर कैपिटल यहां आ गया हमारे पास। अब आप अंडरस्टैंड करना, नोट करना, फोकस करना। सर एक तो था हमारे पास इश्यूड शेयर कैपिटल और दूसरा था हमारे पास रिजर्व्स, सेकंड है हमारे पास रिजर्व्स। अब सर रिजर्व्स क्या हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। रिजर्व्स नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, रिजर्व्स पे बात करने जा रहा हूं। दीज आर द
amounts set aside by a company as part of equity, but other than share capital. अब आप इस चीज पे फोकस करें। रिजर्व्स ये अमाउंट्स हैं जो कंपनी ने साइड में कर दी हैं, पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का पार्ट है, लेकिन शेयर कैपिटल से अलग है। शेयर कैपिटल से अलग है। यहां पर एक स्टारिक लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। यहां पर एक स्टारिक लिख रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। सर, रिजर्व्स में भी रिजर्व्स में भी दो टाइप्स आ गए। इसका मतलब ये कि लिमिटेड कंपनी की इक्विटी को दो हिस्सों में तोड़ा। लिमिटेड कंपनी की इक्विटी को दो हिस्सों में तोड़ा, पहला शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स। और फिर रिजर्व्स के भी दो हिस्से किए, रिजर्व्स के भी दो हिस्से किए। तो नोट कीजिएगा, अगर मैं लिमिटेड कंपनी की एसओएफपी की यहां पे बात करूं, तो इशूड शेयर कैपिटल के बाद हम यहां हेडिंग लिखेंगे रिजर्व्स की। हम यहां हेडिंग लिखेंगे रिजर्व्स की। फोकस कीजिएगा, रिजर्व्स। और पता है रिजर्व्स में हमारे पास दो टाइप के रिजर्व्स आ जाते हैं, दो कैटेगरीज के रिजर्व आ जाते हैं। सर कौन कौन सी कैटेगरी के रिजर्व्स आ जाते हैं, फोकस कर लीजिएगा। रिजर्व में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व्स। सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व्स, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स, और उसके बाद आते हैं हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स। तो इसका मतलब ये कि लिमिटेड कंपनी की इक्विटी के दो हिस्से हुए, पहला हिस्सा शेयर कैपिटल, दूसरा हिस्सा रिजर्व। फिर रिजर्व के भी दो हिस्से हुए, पहला रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये कि मैं रिजर्व्स में यहां लिखूंगा रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व भी आएगा और यहां हमारे पास कैपिटल रिजर्व भी आएगा। अब आपका सवाल ये बनेगा, अब आप लोगों का सवाल ये बनेगा, सर व्हाट आर दीज रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। मैं आपके सामने रेवेन्यू रिजर्व्स को डिफाइन करने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और आपको दोनों रेवेन्यू रिजर्व्स के बारे में पता है बहुत अच्छे से। बस ये नहीं पता था कि इन्हें हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, लेकिन आप पढ़ चुके हो रेवेन्यू रिजर्व के बारे में, आपको आइडिया है, बस ये पता नहीं था कि इन्हें रेवेन्यू रिजर्व्स कहते हैं। नोट कीजिएगा, रेवेन्यू रिजर्व से बात करने जा रहे हैं, फोकस कीजिएगा। दीज आर दोज रिजर्व्स, these are those reserves that are created out of companies profit। सर ये वो रिजर्व्स हैं जो कंपनी के प्रॉफिट से बने हैं। कंपनी ने प्रॉफिट से ये रिजर्व्स बनाए हैं। कंपनी ने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाली है
और ये रिजर्व्स बनाए गए हैं। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। सर, रेवेन्यू रिजर्व्स कंपनी के प्रॉफिट से बने हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स कंपनी के प्रॉफिट से बने हैं। कंपनी प्रॉफिट में से अमाउंट निकालती है और रिजर्व बनाती है, उसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। रेवेन्यू रिजर्व की हमारे पास दो ही एग्जाम्पल्स हैं, टू एग्जाम्पल्स। रेवेन्यू रिजर्व्स की हमारे पास सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स। कौन कौन सी? नोट कीजिएगा। जनरल रिजर्व एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। अब आप लोग मुझे जरा ये बताएं, आमना, इशाल, फातिमा, हफ्सा, हमजा, इब्राहिम, कियान, मनाहिल, महराज, उमर, रानिया, शायान, यूसुफ, युसरा, उमर, बच्चों जरा मुझे ये बताएं, क्या जनरल रिजर्व में पैसे हम कंपनी के प्रॉफिट से डाल रहे थे? क्या जनरल रिजर्व में जो अमाउंट आ रही थी वो हम कंपनी के प्रॉफिट से निकाल के डाल रहे थे? राइट, राइट, ऐसा ही है। आप नोट कीजिएगा। ये देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये लिखा हुआ था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो भाई फोकस करो ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ये पैसे कहां से आए? ये कंपनी के प्रॉफिट में से ही तो आए थे। कंपनी के प्रॉफिट में से हमने ये पैसे निकाले और जनरल रिजर्व में डाल दिए। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? मैं यहां पर एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब देना। क्या ये कह सकते हैं द कंपनीज प्रॉफिट, द कंपनीज प्रॉफिट इनेबल कंपनीज डायरेक्टर्स टू क्रिएट जनरल रिजर्व? इज दिस राइट? क्या ये कह सकते हैं हम कि द कंपनीज प्रॉफिट enables companies directors to create general reserve? Is this right? जनरल रिजर्व उसी सूरत में बनेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। राइट, ऐसे ही है ना? जनरल रिजर्व उसी सूरत में बनेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। और एक और बात सुनना, और एक और बात सुनना, जनरल रिजर्व में पैसे डालने के बाद कंपनी डिविडेंड देती है। जनरल रिजर्व में पैसे डालने के बाद ये देखो जरा, जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने के बाद कंपनी डिविडेंड्स देती है। समझ लेना, इस बात को फोकस कर लेना। डिविडेंड्स, कंपनी सारा पैसा डिविडेंड में नहीं देती, कंपनी कुछ हाथ में भी रख लेती है। तो प्रॉफिट होगा तो हाथ में रखेंगे ना। इज दिस राइट? रिटेन अर्निंग्स भी उसी टाइम होंगी, या रिटेन प्रॉफिट भी उसी टाइम होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा, रिटेन क्या करोगे? तो कैन वी से दिस, क्या मैं ये कह सकता हूं कंपनीज प्रॉफिट इनेबल्स डायरेक्टर टू रिटेन सम प्रॉफिट? कैन वी से दिस? कैन वी से दिस? कंपनीज प्रॉफिट, company's profit enables directors to retain some profit. Can we say this? कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डायरेक्टर रिटेन कर सकेंगे। तो बच्चों इस बात को सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इस बात को गौर से देख लीजिएगा। रेवेन्यू रिजर्व बनता ही कंपनी के प्रॉफिट से है। सर, ये बनता ही कंपनी के प्रॉफिट से है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये रिजर्व्स बनेंगे। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये रिजर्व्स बनेंगे। दो एग्जांपल्स है रेवेन्यू रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व एंड रिटेन प्रॉफिट। ये देख लो जरा, यहां पे आपके सामने रिजर्व्स में लिख रहा हूं, रिजर्व में लिख रहा हूं जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स बोलो या रिटेन प्रॉफिट बोलो। मिसाल के तौर पे कंपनी के पास 1,80,000 का जनरल रिजर्व पड़ा था
और 2,20,000 की रिटेन अर्निंग्स मौजूद थी। तो ये हम एसओएफपी में लिखेंगे। दिस वी विल बी शोइंग इन एसओएफपी, ये हम एसओएफपी में लिखेंगे। मुझे बताएं क्या रेवेन्यू रिजर्व समझ आ गए? मुझे बताएं क्या रेवेन्यू रिजर्व समझ आ गए? रेवेन्यू रिजर्व में कोई परेशानी तो नहीं? रेवेन्यू रिजर्व में कोई क्वेश्चन तो नहीं? सिंपल है रेवेन्यू रिजर्व। इट विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स अमाउंट अलग कर लेंगे या रोक लेंगे, रिटेन कर लेंगे, अपने हाथ में रख लेंगे, रेवेन्यू रिजर्व। अब नोट कीजिएगा, हमारे पास आते हैं कैपिटल रिजर्व। हमारे पास आते हैं कैपिटल रिजर्व्स। फोकस कीजिएगा, बहुत जबरदस्त चीज आपके सामने आने वाली है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हिल जाएंगे, पहली दफा उनके सामने ये कैपिटल रिजर्व की वर्किंग आएगी, कैपिटल रिजर्व की बात आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, सर क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। पहले ही बता दूं, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि कैपिटल रिजर्व आज ही आपको पूरा समझ आ जाए। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आपको आज ही पूरा कैपिटल रिजर्व एक ही गो में समझ आ जाए। कैपिटल रिजर्व की के लिए हमें आगे और दो तीन चीजें पढ़नी पड़ती हैं। कैपिटल रिजर्व्स के लिए हमें आगे जाके दो तीन चीजें और पढ़नी पड़ती हैं। जब तक हम उन चीजों को अपने सामने लेके नहीं आते और उनकी वर्किंग नहीं करते और न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं करते, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस नहीं अटैम्प्ट करते, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करते, तब तक कैपिटल रिजर्व में ना क्वेश्चन मार्क रहता है स्टूडेंट को कि यार यार थोड़ा सा डाउट है, कुछ क्लैरिटी अभी भी चाहिए। तो आपको आज कैपिटल रिजर्व का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अच्छा डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ये। आज आपको कैपिटल रिजर्व की सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बनता कैसे है, होता क्या है, सर ये कैसे सामने आ गया, क्यों क्रिएट हो गया, वो आगे जाके आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेगा। व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल रिजर्व? डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। दीज आर those reserves that are not created out of company's profit, rather they are created out of changes in SOFP। फोकस कर लीजिएगा सर। कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स ये कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते। वेरी अनलाइक रेवेन्यू रिजर्व्स, वेरी अनलाइक रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व बन रहे थे कंपनी के प्रॉफिट से, प्रॉफिट में से अमाउंट साइड में कर ली, ट्रांसफर कर दी जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट बचा लिया, होल्ड कर लिया, रिटेन कर लिया, हाथ में रख लिया प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स। लेकिन कैपिटल रिजर्व का ताल्लुक कंपनी के प्रॉफिट से नहीं है, ये कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते। तो सवाल आता है स्टूडेंट का कि सर फिर कैसे बनते हैं? तो इसका जवाब है ये बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस से। ये बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस से। सर कैसी चेंजेस? वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो हमारा आगे का पार्ट है। ये आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया, या आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया मैंने कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए आज की क्लास में, आज की क्लास में, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ,
आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर कैपिटल रिजर्व बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस से। अब वो कौन सी चेंजेस हैं और कैसी चेंजेस हैं वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको दो कैपिटल रिजर्व के नाम भी बता देता हूं। दो ही कैपिटल रिजर्व होते हैं, दोनों कैपिटल रिजर्व के आपको नाम बता देता हूं। फोकस कर लीजिएगा। देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व की भी दो एग्जाम्पल्स हैं। कैपिटल रिजर्व्स की भी दो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रेवेन्यू रिजर्व्स की दो एग्जाम्पल्स थी ना, जैसे रेवेन्यू रिजर्व्स के दो नाम थे, दो एग्जाम्पल्स थी, ऐसे कैपिटल रिजर्व्स की भी दो एग्जाम्पल्स हैं। सर कैपिटल रिजर्व्स की दो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं ये देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स की। पहला नाम है शेयर प्रीमियम, दूसरा है रीवैल्यूएशन रिजर्व। मैं फिर रिपीट कर दूं, शेयर प्रीमियम क्या है सर, क्या होता है शेयर प्रीमियम, कैसे बनता है, व्हाट डू वी मीन बाय शेयर प्रीमियम, व्हाट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व, सर क्या होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैसे बनता है, ये आपके आने वाली क्लासेस का पार्ट होंगे, आज नहीं। आज आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो कैपिटल रिजर्व्स हैं, दो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट से नहीं बल्कि एसओएफपी में आने वाली चेंजेस से बनते हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो आने वाली आगे क्लासेस का पार्ट बनेगा। तो अब आप जरा गौर से देखो, जनरल रिजर्व के बाद, रिटेन अर्निंग्स के बाद, ये दोनों हो गए हमारे रेवेन्यू रिजर्व। अब मैं यहां लिख रहा हूं शेयर प्रीमियम और यहां लिख रहा हूं रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो आपके सामने यहां पर एक चीज आइडेंटिफाई कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, आइडेंटिफाई करवा रहा हूं आप लोगों को, ये चीज आइडेंटिफाई करवा रहा हूं। ये नोट कर लीजिएगा कि सर ये दोनों हैं रेवेन्यू रिजर्व्स और ये दोनों हैं कैपिटल रिजर्व्स। कंपनी के शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में लेट सपोज $130,000 मौजूद थे, और कंपनी के रीवैल्यूएशन रिजर्व में 170,000 मौजूद थे। मैं आप लोगों को एक दफा फिर रिपीट कर दूं, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व की वैल्यू कैसे आई, इट्स नॉट पार्ट ऑफ टुडेस क्लास। बस आपको यह पता होना चाहिए कि ये कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, और रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं और बनते कैसे हैं, दैट इज इट। और रेवेन्यू रिजर्व के बारे में तो आपको पहले से ही इनकम स्टेटमेंट में ही आपको पढ़ा दिया गया था, बस आपको पता नहीं था कि इसे रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। तो अब आप नोट करो, कंपनी की इक्विटी निकालने जा रहा हूं, कंपनी की इक्विटी का टोटल। तो आप गौर से देखें, हमारे पास ये 130 और 170, 300 हो गया और वो 400 हो गया। तो सर ये बन गया 700,000। सर कंपनी की इक्विटी आ गई 1700,000। अब आप देखो, कंपनी की इक्विटी आ गई 1700,000। बेटा यूसुफ, सिर्फ इतना बताया था मैंने, सिर्फ इतना कि जब भी हम इशूड शेयर कैपिटल को एसओएफपी में वैल्यू करेंगे तो दैट वुड बी ऑन द पार वैल्यू। ये रूल है, ये इशूड शेयर कैपिटल का रूल है कि वी विल बी वैल्यूइंग, ये रहा इशूड शेयर कैपिटल, इट इज
always uh, it is always valued by using par value. हम हमेशा पार वैल्यू के थ्रू शेयर कैपिटल को मेजर करते हैं। ये हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रूल है। वेयर इट इज, कहा गया, ये रहा, इशूड शेयर कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पार वैल्यू। ठीक हो गया। तो अब आप नोट करें, आप सब लोग नोट कर लें। सर हमारा इक्विटी सेक्शन डन हो गया, हमारा इक्विटी सेक्शन डन हो गया। फोकस कीजिएगा, इक्विटी के बाद हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज, राइट। इक्विटी के बाद आती हैं हमारे पास लाइबिलिटीज। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर दो टाइप की लाइबिलिटीज पढ़ी है हमने, दो टाइप की लाइबिलिटीज पढ़ी है हमने, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। यहां देख लीजिएगा, आप लोगों को एक नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में तो सबको पता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में तो आप सबको पता है। आज आपको आपके सिलेबस की दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख के दिखा देता हूं, शो कर देता हूं। आज आप लोगों को आपके सिलेबस की दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख के शो कर देता हूं। सर आप सब ने, लेट सपोज 8% बैंक लोन, आप सब ने बैंक लोन के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि सर जब हम बैंक से, बिजनेस जब बैंक से लोन लेता है तो बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी होता है अगर एक साल से बाद पे करना है, एक साल से ऊपर पे बैक करना है। सर एक और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, उसे कहते हैं डिबेंचर्स। मिसाल के तौर पे डिबेंचर है 6% हमारा, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट देना होता है। तो अब सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज डिबेंचर, सवाल आ जाता है व्हाट इज डिबेंचर। तो आपके सामने यहां पर डिबेंचर की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। यहां पर आपके सामने डिबेंचर्स की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। और डिबेंचर्स क्या होते हैं, वह कैसे लिए जाते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, बैंक लोन से क्या डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, वो भी आपको भी थोड़ी देर में समझा देता हूं। डिबेंचर्स, these are the loans taken by a limited company from a private individual or private organization other than banks। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर डिबेंचर है क्या, लोन्स। डिबेंचर्स हैं क्या, लोन्स। किससे लिए, कौन लेता है, लिमिटेड कंपनी लेती है। लोन लिमिटेड कंपनी ले रही है, किससे ले रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल से। किससे ले रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल से। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब मैं और आप, मेरे और आपके जैसे प्राइवेट लोगों से कंपनी लोन ले लेती है। उसके अगेंस्ट हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, उस सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहते हैं, उस सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जांपल एएफसी, एएफसी अमार फ्राइड चिकन सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर। मैं डिबेंचर नहीं बेच सकता, सोल ट्रेडर के पास डिबेंचर बेचने की अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर एएफसी पार्टनरशिप तो मैं एज अ पार्टनरशिप भी
डिवेंचर नहीं बेच सकता। पार्टनरशिप बिजनेस के पास डिवेंचर की बेचने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं एएफसी लिमिटेड कंपनी हूं, लिमिटेड कंपनी, क्योंकि लिमिटेड कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, बिकॉज लिमिटेड कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, लिमिटेड कंपनी कैन सेल शेयर और डिवेंचर। लिमिटेड कंपनी, जी जी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में वेंचर कैपिटल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन आमतौर पे एक बात याद रखिएगा, यूसुफ का एक सवाल है, सर क्या ये प्राइवेट इंडिविजुअल में वेंचर कैपिटलिस्ट आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वेंचर कैपिटलिस्ट बाय डेफिनेशन कौन होते हैं? बाय डेफिनेशन ये वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदने की इंटरेस्टेड होते हैं, या आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होती है ओनरशिप। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि वेंचर कैपिटलिस्ट डिबेंचर नहीं खरीद सकते, दे कैन बाय डिबेंचर एज वेल। वो आपकी कंपनी में डिबेंचर पे भी पैसा लगा सकते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बैंक के अलावा हम डिबेंचर के थ्रू लोन ले सकते हैं। अब मैं आपसे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर ये बैंक लोन जब है तो डिबेंचर की क्या जरूरत है और डिबेंचर का फायदा क्या है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस करिएगा इस बात को। बैंक से लोन अक्वायर करना कंपनी के लिए भी मुश्किल होता है, कंपनी के लिए भी मतलब मुश्किल, मैं यूं मुश्किल बोलूंगा कि फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंपनी को भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती। कंपनी का रिश्तेदार थोड़ी है कोई बैंक वाला, भले जितनी भी बड़ी कंपनी हो, लेकिन बैंक से लोन लेने में फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, ठीक है ना? टाइम लगेगा लोन अक्वायर करने में। तो कंपनी के पास लीगली एक चांस मौजूद है, एक राइट अवेलेबल है कंपनी के पास लीगली, कि कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन ले ले। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे, मैं कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, शेयर्स, स्टॉक मार्केट लेट्स सपोज बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है और बड़ा एक अनसेफ मार्केट नजर आ रही है, लेकिन मुझे एक कंपनी में इंटरेस्ट है और मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन नॉट एज ओनर। तो अब मैं वेट करूंगा कि यार ये डिबेंचर अनाउंस करें, तो कंपनी अनाउंस करती है डिबेंचर थ्रू न्यूज़पेपर एंड थ्रू देयर वेबसाइट्स, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी ये अनाउंस करती है कि हम डिबेंचर बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग डिबेंचर, हम डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, कंपनी होने में कितनी इज्जत है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, गाइस इस बात को फोकस कीजिएगा, कंपनी होने में कितनी इज्जत है कि डिबेंचर लोन है और कंपनी कहती है हम डिबेंचर बेच रहे हैं। भाई आसान अल्फाजों में, तुम लोन ले रहे हो, लेकिन देखो लोन ले रहे हैं, हम लोन मांग रहे हैं में बेइज्जती है, और हम डिबेंचर बेच रहे हैं में इज्जत है। तो कंपनी को आमतौर पे दुनिया में इसलिए इज्जत मिल जाती है कि कंपनी का लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, वो आपने फोकस किया होगा, वो जब हमारा क्राइम मिनिस्टर बना था, तो वो टर्की गया था, क्राइम मिनिस्टर बनते ही वो टर्की गया था, और टर्की जाके वो बोलता है, पता नहीं सबको ऐसा लगता है मैं जब भी आता हूं तो सब समझते हैं कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, भीख मांगने आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो उम्मीद से आता हूं, मतलब वो वही बात थी। तो डिवेंचर का भी यही सीन है, डिवेंचर का भी यही सीन है कि भाई मैं लोन मांग रहा हूं, नहीं नहीं, मैं डिवेंचर बेच रहा हूं। सेम सेम राइट, सेम सेम वाली कंडीशन है।
तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। आ, हाँ अच्छा, देखो कियान का बड़ा मासूमाना सवाल है। सवाल मासूमाना है, तो जवाब भी मैं मासूमाना ही दूंगा। जाने दूंगा भी इसकी बात को। कियान पूछ रहा है, सर शेयर खरीदने पे डिविडेंड मिलता है, तो डिबेंचर पर क्या मिलता है? शेयर खरीदने पे डिविडेंड मिलता है, तो क्या आपको डिबेंचर पे क्या चाहिए? आप बताएं। ये दो डब्बे आपके। बाइक चाहिए? जी तो पाकिस्तान चल रहा है। सर डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। क्या डिबेंचर लोन है ना, लोन, डिबेंचर लोन है, आपको भी पता है ये बात। लोन पे क्या होता है? लोन पर इंटरेस्ट होता है। लोन पर इंटरेस्ट होता है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट होता है, तो ये दो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई। ये दो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब इधर फोकस कीजिएगा। सर ये आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज, फोकस कीजिएगा। तो सर करंट लाइबिलिटी में हमारे पास यहां पे भी दो करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं। टोटल तीन करंट लाइबिलिटीज होती है ना, ये टोटल तीन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, तो दो हेडिंग में आ जाएंगी हमारे पास। सर एक बैंक ओवरड्राफ्ट, और दूसरा ट्रेड एंड अदर पेबल। तो ये दो लाइबिलिटीज हमारे पास आ जाती हैं। टोटल तीन लाइबिलिटीज ही हैं हमारे पास। हमने सोल ट्रेडर में भी देखा तीन लाइबिलिटीज होती हैं, हमने पार्टनरशिप में भी देखा तीन लाइबिलिटीज होती हैं। यहां भी तीन लाइबिलिटीज हैं, बस फॉर्मेट में फर्क ये है कि यहां हमारे पास अदर पेबल आ जाता है, ट्रेड एंड अदर पेबल। तो सर जब हम इन सब को मिला के मिसाल के तौर पे टोटलिंग कर लेंगे, तो ये टोटल लाइबिलिटीज आ गई हमारी। और जब हम कैपिटल इक्विटी से इसको ऐड अप करेंगे, नोट कीजिएगा, तो सर ये डॉट हमारी टोटल एसेट्स के वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जस्ट लाइक वी यूज टू डू दिस एट द टाइम ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम जैसे हम एसओएफपी को बैलेंस करते थे, ऐसे ही हम यहां पे भी लिमिटेड कंपनी की भी एसओएफपी को बैलेंस करेंगे। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, क्या एसओएफपी क्लियर है? यस प्लीज मुझे बताएं, क्या एसओएफपी क्लियर है? आप नोट कर लो, एसओएफपी में आपको सिर्फ दो जगह चेंजेस नजर आई हैं। इक्विटी में कैपिटल एंड रिजर्व्स में, और नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर नजर आया है आपको एक्स्ट्रा। अब आज की क्लास का सबसे आखिरी पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर यहां पे मैंने एक जगह छोड़ी थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए। फोकस कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए मैंने यहां पर एक जगह छोड़ी थी। हालांकि अभी आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, पूरी तरह से। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट आज पता होना चाहिए क्या? ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस ओ सी ई। अब पता नहीं ये एस ओ सी ई को आप लोगों ने क्यों सुशी कर दिया है इसको, और ये किसने सुशी पढ़ाया है आपको, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कम से कम सुशी नहीं है, मतलब कोई और अजीब सा कोई नाम
हो सकता था इसका, लेकिन सुशी, ना ना ना, नेवर। हाँ भाई, पता नहीं अवाम किसने इसको मशहूर करा है। SOCE, सर ये सुशी है। SOC सुशी है। नहीं नहीं, ये सुशी बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसका इतना अच्छा सा नाम है, SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही रखेंगे। फोकस कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सवाल ये आ जाता है, सर ये है क्या? सर ये है क्या? तो आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, फोकस कीजिएगा। दिस स्टेटमेंट shows the changes of the shows the changes in the values of different components of equity from the start to the end of the year। अगर आप लोग सिर्फ इस लाइन को पढ़ लो, सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, तो आपको काफी हद तक यह समझ आ जाएगा कि इसमें होता क्या है। उसकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो कैसे होता है वो जाहिर सी बात है हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहां आपको कम से कम यह समझ आ रहा है कि ओके, कंपनी की इक्विटी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, साल के शुरू से साल के आखिर तक के दौरान, साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, वो पूरी स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, जरा उसका एक रफ स्केच देख लिया जाए। जरा इसका एक रफ स्केच देख लिया जाए। सबसे पहले हमारे पास यहां आ जाता है, गौर से देखिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल। सर उसके बाद शेयर प्रीमियम। उसके बाद कॉलम बनता है रीवैल्यूएशन रिजर्व का। उसके बाद कॉलम बनता है जनरल रिजर्व का। उसके बाद कॉलम बनता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल, फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम, फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर हमारे पास जनरल रिजर्व, फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स, और सबसे एंड में हमारे पास टोटल का कॉलम बनता है। अच्छा, आप लोग अगर इसको गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो, 1 2 3 4 5, 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स, ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग्स। अब आप जरा इसको चेक करो, ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, 5। यही 5 चीजें, यही सेम 5 चीजें, यही सेम 5 चीजें। तो अब सवाल यह है कि ये तो इक्विटी के 5 कंपोनेंट्स हो गए, ये इक्विटी के 5 कंपोनेंट्स हो गए, और ये शेयर कैपिटल है। ये देखिएगा, ये शेयर कैपिटल है, गौर से देखिएगा। ये दोनों हो गए कैपिटल रिजर्व, और ये दोनों हो गए रेवेन्यू रिजर्व।
यही तो इक्विटी है, यही तो इक्विटी है। अब इसमें साल के शुरू का बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरू का बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट ऑफ द ईयर, और साल के क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर, साल का स्टार्ट और साल का एंड, साल का स्टार्ट और साल का एंड। सर इस दौरान इनकी वैल्यूज में कहां कहां, क्या क्या, कितनी कितनी चेंजेस आ रही हैं, वो सब हम यहां इधर इनके सामने लिखते हैं, तब जाके ये स्टेटमेंट बनती है। तो सर ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक रफ स्केच। जाहिर सी बात है अभी तक हमने शेयर प्रीमियम नहीं पढ़ा, हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं पढ़ा, तो हम एसओसी पे और ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम इसके सिर्फ फॉर्मेट को देख सकते थे। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।